की राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है जी। और पुलिस एक डिपार्टमेंट है, ना कि कोई गुंडों का गिरोह है जो अपनी मर्जी से कार्रवाई करे। जी। जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा, आप कमिश्नर के ऑफिस में जाकर के, दिल्ली के डीजीपी के ऑफिस में जाकर के उनको जो मंत्रियों के फोन कॉल्स आए हैं, उनको जो मंत्रियों के द्वारा निर्देश मिले हैं, जांचा जा सकता है। जी। आप देखिए इन सबके निर्देशों पर ये कार्रवाइयां होती हैं और बार बार लिपापोती करते हैं। मीडिया के लोगों पर लाठी चलाना, उनके कैमरे तोड़ना, उन पर डंडे बरसाना, ये काम कांग्रेस प्रारंभ से करती आई है। जी। आम जनता की आवाज को दबाने का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप मीडिया को कहते हैं, बार बार परिभाषित करते हैं और उसके बाद भी इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने का प्रयत्न करते हैं। लोकतंत्र पर ही लाठी चलाते हैं। लोहिया जी, इत्तेफाक रखते हैं आप इन सवालों से? अभी जो तमाम तरह के सवाल इधर से उठाए गए हैं, हमने देखा कि आपने लाठीचार्ज की बात की। हमने देखा जब रामलीला के मैदान में कुछ दिनों पहले एक प्रदर्शन चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी पुलिस ने वहां पर रात में जाकर अंधाधुंध लाठियां भांजी थी। चूंकि केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं, क्या कहेंगे? वह जो आंदोलन था वह कोई एक आम जनता का आंदोलन नहीं था, वह एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन था। आपको बताओ तो वह बीजेपी 2 का आंदोलन था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं पिछली बार आपके यहाँ मंच पर उपस्थित रहा तब भी मैंने आपसे कहा था कि वह बीजेपी 2 का आंदोलन था। और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी गतिविधियों के द्वारा सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की और जिस प्रकार से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की, उन लोगों को उनकी जब एक सीमा लांघने की हद हो गई थी, तब उस दौरान कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी और पुलिस ने कार्रवाई की, अपने तरीके से कार्रवाई की। तो बाद में उसमें भी कार्रवाई जी अपने मित्र से कि बीजेपी 2 का अगर मान लिया कि वो आंदोलन था, तो क्या इस देश में किसी राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? नंबर 1 जी। दूसरा कि आप कहते हैं कि देश सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न किया, उन्होंने सरकार के खिलाफ उंगली उठाई, तो क्या इस लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का किसी को अधिकार नहीं है? यदि कोई आवाज उठाता है तो उसको डंडे से पीटेंगे? नहीं, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप कि सरकार अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हमारे देश के अंदर हर चीज का अधिकार है इंसान को, लेकिन एक सीमा होता है, एक दायरा होता है जिसको तोड़ने का, उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं होता। नहीं, जिस न्यायपालिका इस देश के अंदर चाहता हूं कि न्यायपालिका का कानून तोड़ा था, एक अहम भूमिका है। आपको न्यायपालिका का भी इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अपने नियमों को, कायदे कानूनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप आके एक दूसरे के ऊपर पथराव करें, लड़ाई झगड़े करें। नहीं, वहां की भीड़ ने कहां पथराव किया? वो तो निरीह बच्चों और महिलाओं पर लाठियां चलाई दिल्ली पुलिस ने। वो पथराव कहां कर रहे थे? दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन न्यायालयीन प्रक्रिया के विरोध में जाकर हो रहा था, ऐसा तो लगता नहीं। देखिए, अगर मुद्दा गंभीर नहीं होता तो देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर उस मामले पर केस आगे नहीं बढ़ाता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मित्र से कि कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी 2 का आंदोलन था? जब रामदेव जी आए तो इनके वरिष्ठ मंत्री उनकी अगवानी करने, 4 मंत्री, उन्हें उसमें अभी के राष्ट्रपति हैं, तब मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी स्वागत के लिए गए थे। कैसे कह सकते हैं बीजेपी 2 का आंदोलन? लोहिया जी के हिसाब से भाजपा की एक और पार्टी है बीजेपी 2, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आप लोगों को अपनी पार्टी का न करें, केजरीवाल जी ने राजनीतिक पार्टी का गठन कर यह साबित कर दिया था कि चलती हुई बस मैं षड्यंत्र से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने दिल्ली की पार्टी चलती बस में रेप होता है, साबित कर 6 घंटे तक राजनीतिक बारी से गैंगरेप होता है दिल्ली की सड़कों पर, और दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान आता है कि बस का लाइसेंस कैंसिल किया गया और 8 घंटे तक, शाम तक पता चलता है कि बस अभी तक बस का पता नहीं चला। दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह बयान क्या साबित करता है? मेरे मित्र कहते हैं कि सोनिया गांधी देखने गई, शीला दीक्षित देखने गई, क्या कोई एहसान कर दिया? शायद अगर दिल्ली सरकार सजग होती तो ऐसी घटनाएं बार बार। चलिए मामले की ताजा हालात को पकड़ते हैं और देखते हैं आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है। बालाजी मिश्र हैं हमारे साथ, सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या ताजा अपडेट है बालाजी आपके पास फिलहाल? बालाजी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? फिलहाल जो जंतर मंतर पे माहौल है, यहाँ पर अभी भी लोग
जी, आपकी आवाज में सुन रहा हूं। मैं जंतर मंतर पे इस समय हूं और जंतर मंतर पे इस समय जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर लोग यहाँ पे सड़कों पे डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद यहाँ पर लोग लगातार जमे हुए हैं और सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है। सबसे बड़ी बात आज देखने को ये मिली कि आज इस प्रदर्शन में अगर राजनीतिक की जाए तो उनकी तरफ से यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई आश्वासन के लिए या उनके साथ आंदोलन में शरीक होने के लिए। कल बीजेपी के कुछ नेता पहुंचे थे इंडिया गेट पर, लेकिन आज नदारद रहे। आज यहाँ का जो आंदोलन है, यहाँ का प्रदर्शन है, पूरी तरह से युवाओं के हाथ में था। लोग यहाँ पर गुटों में बटे हुए हैं, टुकड़ियों में, छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए हैं और कोई इनका लीडर नहीं है, कोई नेतृत्व यहाँ करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये लगातार अपने जोश और जुनून को बनाए हुए हैं और उसी जोश के साथ यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आज एक कार्टूनिस्ट जो है, देश के विख्यात कार्टूनिस्ट हैं, असीम त्रिवेदी यहाँ पर जरूर आए थे, यहाँ पे लोगों के साथ रहे, प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो नेतृत्व विहीन यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, उसके कारण लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। सरकार के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो राजनीतिक दलों से भी कोई खास सकारात्मक बयान इनके पक्ष में सड़कों पे आता नहीं दिख रहा है। मीडिया में बयान तो उनके जरूर आए हैं। तो कुल मिलाकर आज यहाँ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन जो है उसमें कोई लीडर नहीं है, टुकड़ों में बट के लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पता नहीं सरकार के बीच कैसे संवाद स्थापित हो जाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर इस समय जंतर मंतर पर। आयुष, बालाजी ये बताएं कि जिस तरह से आंदोलन वहां पर चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये आंदोलन है, कहां से लोग पहुंचे वहां पर और किन किन क्षेत्रों से वहां पर लोग मौजूद हैं? आज जो यहाँ पे हम जंतर मंतर पे दिन भर रहे और लोगों से हमने बातें की, मुआयना किया हमने, तो दिल्ली के लोग तो हैं ही, दिल्ली के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। रोहतक से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, वहाँ के एक मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। गाजियाबाद के आसपास के भी छात्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और बुलंदशहर से भी लोग आए हुए हैं और विशेषकर दिल्ली के ही ज्यादातर लोग हैं। उसमें हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और अपने ऑफिस को बंद करके प्रोफेशनल्स यहाँ आए हुए हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी संख्या आज बहुत बड़ी नहीं कही जाएगी कल के मुकाबले में, लेकिन एक बड़ी संख्या आज भी यहाँ पे जंतर मंतर पे मौजूद थी। अभी देर शाम तक ये संख्या मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी भीड़ अभी भी जंतर मंतर पे कायम है। अभी कुछ लोगों के द्वारा ये सूचना मिली है कि शायद अन्ना हजारे देर रात तक इस आंदोलन में यहाँ पर जंतर मंतर पे शरीक हो सकते हैं। वैसे इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई कि अन्ना हजारे यहाँ आएंगे, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हो सकता है अन्ना हजारे इस आंदोलन में यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हो, थोड़ी देर के लिए आए, जैसे कल बाबा रामदेव आए थे। जी चलिए, तो कुल मिलाकर ये अब अपडेट मिल पा रहा है कि अन्ना हजारे इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि कितने देर के लिए पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक अन्ना हजारे देर रात तक आंदोलन स्थल तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हम चलेंगे डॉक्टर विनोद पांडे के पास, भाजपा से हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने भाजपा 2 नाम की एक पार्टी का नाम सुना अभी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या कोई ऐसी पार्टी भी आपने बनाई है जो कि जिसकी संज्ञा आपको दी जा रही है? ऐसी कोई पार्टी भाजपा के पास नहीं है। भाजपा केवल भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। ये हमारे मित्र जो हैं ये बिना वजह आरोप लगा रहे हैं। जब रामदेव जी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त कोई भी राजनीतिक पार्टी को उनके साथ नहीं थी। जब उन्होंने कुछ विशिष्ट राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी, शरद यादव जी और सीपीआई और सीपीएम के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे। तो आप उसे भाजपा 2 का नाम कैसे दे सकते हैं? जी चलिए, इस पर बातचीत करेंगे आगे। हमारे साथ पत्रकार हैं मुरारी शरण शुक्ल जी। मुरारी जी, तमाम घटनाक्रमों को अगर हम एक लबो-लबाब में देखें, एक पूरे प्रोस्पेक्ट को अगर देखें, तो आने वाला जो जनरेशन है वो आज की राजनीतिक पार्टियों से खुश नहीं है। मैं किसी स्पेसिफिक विशेष पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो जो ये तमाम सिस्टम बन पड़ा है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, उनसे बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आता। जैसा कि अभी हमने सुना बालाजी मिश्र को कि तमाम स्टूडेंट्स वहां पर जमा हैं, युवाओं का ये आंदोलन रहा, युवा बढ़ चढ़ के इसमें आगे आए और अपनी हक की आवाज को वहां पर बुलंद किया।
क्या एक बदलाव की तरफ से एक ट्रांजिशन फेज में है इंडिया, ये मान सकते हैं? ट्रांजिशन फेज में तो इंडिया है, ये सत्य है और स्पष्ट भी है। जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दे मिलने के बाद जनता आंदोलित होकर सड़कों पर बार बार आ रही है, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो या बाबा रामदेव जी के द्वारा किया हुआ आंदोलन रहा हो, या अभी अभी ये आंदोलन फूट पड़ा है एक विशेष घटनाक्रम के कारण से। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी एक ज्वलंत घटना घटी है, देश को इतनी पीड़ा देने वाली घटना घटी है, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ दिल्ली की सड़कों पे चलती हुई बस में जिस प्रकार से दरिंदगी के साथ पेश आए यहाँ के लोग, मुझे तो कई बार ऐसा लगने लगा है, हालांकि ये वक्तव्य बहुत कठोर होगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली बहसियों का शहर बन गया है, दिल्ली कहीं बेहुदे ऐसे बदतमीजों का शहर बन गया है जहां इतना निचले स्तर तक मनुष्य गिर चुका है। देखिए, मूल कारण क्या है कि हमने नैतिक शिक्षा के तमाम पाठ सब जगह से हटा दिए। किसी भी क्लास के कोर्स में, साहित्य के पाठ्यक्रमों में पहले ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं होती थी जिससे नैतिकता सीखता था व्यक्ति, जिससे अच्छी अच्छी बातें सीखता था और समाज में व्यवहार करना सीखता था। आज वो तमाम बातें हम हटा चुके हैं और एक उन चीजों को हम सिरे से बढ़ावा दे रहे हैं जिनके कारण से ये तमाम आक्रामकता, हिंसा, असंतोष, अराजकता समाज में फैल रहा है। जब तक हम इन विषयों पर कार्य नहीं करेंगे तो ये ट्रांजिशन भी शायद गलत दिशा दे जाएगा। जी, कांग्रेस से विक्रम लोहिया जी हैं। विक्रम लोहिया जी, आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जो नया जनरेशन है, खासकर इस मुद्दे पर देखा जाए, आपसे काफी खफा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो अगर हम इम्फाल में भी प्रदर्शन को लेकर बात करें तो हाल में बहुत वहां पर प्रदर्शन हुआ। कल की अगर बात किया, कल परसों की, तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें एक पत्रकार की जान भी चली गई। ये जो पूरा एक बन रहा है, एक चक्र बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी या आपकी सरकार की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार का सबसे बड़ा काम यही है कि जनता को उनकी बेसिक सुविधाएं मुहैया कराना और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को उनसे निजात दिलाना। जी, सरकार अपनी किसी भी कार्य से पीछे नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को भरपूर निभाने के लिए तैयार है और निभा रही है। और रही बात की बदलाव की, ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन रामदेव जब आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसके बाद में 2 चुनाव हुए। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने जीता, हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने जीता। इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। बात सबसे हम इम्पोर्टेंट, या आपके मीडिया के माध्यम से मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा, पत्रकार साहब ने कहा, अभी बड़ी अच्छी बात कही कि ये वैश्यों का शहर है। हम उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने के लिए हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि लेकिन लगता नहीं है कैसा होने वाला। आज के बयान पर आते हैं, सबसे पहले आज के बयान पर आते हैं। आज जो हमारे गृह मंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसे खत्म करने के लिए या उसे काबू करने के लिए या लोगों की सहानुभूति लेने के लिए या देश की सहानुभूति लेने के लिए वो वहां पर नहीं जाने वाले। उन्होंने इसकी तुलना नक्सलियों से की। कहा अगर नक्सली हिंसा पर उतर आए तो उनसे वो मिलने नहीं जाएंगे। तो क्या गृह मंत्री को लगता है कि दिल्ली में ये जो तमाम प्रदर्शन हुए नक्सलियों के तर्ज पर हुए या इतनी बर्बरतापूर्वक ये जो आंदोलन है उन्हें रखा गया है? के बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया जाता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं जी कि सरकार का मोटिव यही है कि शांतिपूर्वक जनता अपनी बात को रखे, और बात को रखने की भी अब जरूरत नहीं रही है क्योंकि सरकार बहुत एक्टिव है अपने काम को करने के लिए और हर कार्य को वो भरपूर कुशलता से कर रही है। जी, लेकिन ये जो कुछ लोगों में